जैसे कि हम देखते हैं आज के टाइम जो यूएस डॉलर है वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। यूएस जो है अपना हेजेमनी हर एक कंट्री को दिखा रही है। जैसे कि आज देखते हैं सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, तो वो सब कंट्री का जो इकोनॉमी वो डिस्ट्रॉय किया है, तो बिकॉज ऑफ द यूएस। हम जानेंगे सबसे पहले यूएस डॉलर के बारे में। आज का टाइम जो यूएस डॉलर जो है कि जिस तरह से डोमिनेट कर रही है, क्या यूएस डॉलर जो है वो शुरू से वो डोमिनेट कर रही थी, जो आज का टाइम हमको देखने को मिल रहा है। यूएस डॉलर का अगर सबसे पहले जानना है तो यूएस डॉलर के बारे में हिस्ट्री में जानना होगा कि यूएस डॉलर का जो जिस टाइम इमरजेंस किस तरह से हुआ और इमरजेंस के टाइम किस तरह से क्या हुआ, आज उस टाइम से जो है डोमिनेट कर रही है। तो यूएस डॉलर से पहले समझने के लिए हमें समझना होगा कुछ करेंसीज के बारे में, जैसे कि हार्ड करेंसीज और सॉफ्ट करेंसीज। हार्ड करेंसीज वो करेंसीज होते हैं आज के टाइम, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, यूरोपियन यूरो हो गया, ये कुछ ऐसे करेंसीज है जो कि हार्ड करेंसीज है। हार्ड करेंसी जिसका वैल्यू आज के टाइम ज़्यादा है, जैसे कि इंडियन करेंसी से अगर देखा जाए तो यूरो का जो करेंसी है आज के टाइम इंडियन करेंसी से 103 रुपया है। और देखा जाए तो यूएस का करेंसी अगर देखा, यूएस डॉलर को देखा जाए इंडियन करेंसी में, तो आज के टाइम 88 रुपीज़ 0.64 जो है वो क्या है, इंडियन करेंसी का 1 रुपये का यूएस डॉलर है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले सॉफ्ट करेंसी के बारे में। सॉफ्ट करेंसी जो वो करेंसी है जिसका वैल्यू जो क्या होता है कम और बेस, कभी क्या होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, कभी उसका वैल्यू घट जाता है, कभी उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाता है। इसीलिए क्या होता है सॉफ्ट करेंसीज को, जितनी सारी जो करेंसीज है जिसका वैल्यू घट रहा नहीं बढ़ रहा, इसीलिए क्या होता है करेंसी सिस्टम में आज का टाइम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते थे। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, करेंसी का यूज़ करते हैं। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो क्या होता था, जो हम लोग क्या करते थे, करेंसी का यूज़ नहीं करते थे, हम लोग जो है गोल्ड का यूज़ किया करते थे। गोल्ड का यूज़ क्यों करते थे, क्योंकि पहले के टाइम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो होता था करेंसी सब कंट्री का हुआ करता था। अब जो करेंसी का जो वैल्यू होता था वो कभी किसी का ज़्यादा होता था, किसी का कम वैल्यू होता था, किसी का बहुत ज़्यादा कम होता था। इसीलिए फॉरेन ट्रेड के लिए इसको स्टैंडर्ड करेंसी नहीं माना जाता था। इसीलिए गोल्ड एक ऐसा था जो हर कंट्री का जो अप्रॉक्सीमेटली जो था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। इसीलिए हम गोल्ड को क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड करेंसी मानते हैं, और स्टैंडर्ड करेंसी मानने के बाद हम क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल में उसी गोल्ड के थ्रू क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल में हम ट्रेड करते हैं। अब जो वर्ल्ड लेवल में हम जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल में हम जो है जो जैसे कि मान लिया अमेरिका से हम क्या करते हैं, यूएस से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करते क्या, यूएस डॉलर से ट्रेड करते हैं। तो यूएस डॉलर जो है अब किस तरह से इमरजेंस आया, हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो है पॉलिटिकल जो पावर हुआ करता तो वो ब्रिटेन हुआ करता था। जो भी डिसीजन जो होता है वो डिसीजन जो है लिया जाता था। मगर होता क्या है कि अब फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो क्या होता था, ट्रेड किया करते थे वो केवल और केवल गोल्ड से क्या करते थे, गोल्ड ही था जिसके ये। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होता, ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक्स जो पूरा क्लैप्स कर जाता। क्लैप्स करने की वजह ये था कि जो ब्रिटेन जो थी वो क्या करती थी, इन्वॉल्व थी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व होने के कारण क्या होता है, जो ब्रिटेन का इकोनॉमी पूरी तरह से गिर जाता है। और गिरने के बाद अब होता क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जितने सारे जो कंट्री थे वो अपना गोल्ड को रिजर्व कहाँ करते थे, ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में सारे अपने जो गोल्ड है वो रिजर्व किया करते थे, तो वहीं पर जितने सारे कंट्री अपना कंट्री जो है वो क्या करती थी, गोल्ड को रिजर्व करती थी, और उसी बेस पे अपना करेंसी को प्रिंट करते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि इंडिया क्या करती है, अगर कोई भी करेंसी अपना प्रिंट करती है तो सबसे पहले जो है क्या करेगी, अपना करेंसी देखिए, अपना गोल्ड को रिजर्व देखिए कि मेरा गोल्ड कितना रिजर्व है, उसके बेस पे क्या करती है, उसके वैल्यू का बेस पे वो करेंसी को प्रिंट करती है। कोई भी कंट्री जो है वो अपना मर्जी से कोई भी ज़्यादा करेंसी, जैसे एक कंट्री था जिसका नाम था मुजम्मिक एक कंट्री था जो क्या था, करेंसी को ज़्यादा प्रिंट कर दिया। इसलिए प्रिंट किया ताकि हमें क्या करना है, गरीबी को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करना, गरीबी को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट करो। अब करेंसी प्रिंट करने के बाद सबको क्या करो, एक एक दो थैली जो है वो सबको भर के दो, ताकि गरीबी को, पॉवर्टी ख़त्म किया जाए जड़ से जड़। मगर हुआ क्या, जैसे हम क्या करते हैं, ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करते, ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने से वजह ये होता है कि हम क्या करते हैं, उसका जो डिमांड बढ़ जाता। हम देखते हैं कि जब डिमांड बढ़ता तो सप्लाई कम हो जाता। अब सप्लाई जैसे कि जो इंसान के पास क्या आया, पैसा आया, तो पैसा आने के बाद डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ गया कि जो इंसान काम नहीं करता तो वो काम नहीं करता, तो सोचे कि हम खुद खरीद सकते हैं।
इसीलिए क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाला जो लोग होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्रोडक्शन करने वाला कम हो जाएगा, लास्ट में ये होगा कि हमें एक छोटे छोटे चीज़ के लिए हमें एक एक थैली क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक ब्रेड लेने के लिए भी एक एक थैली पैसा भर के देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, करेंसी सिस्टम को हम प्रिंट जो करते हैं केवल केवल गोल्ड रिजर्व जितना। जैसे कि भारत का अगर देखा जाए, साल 1991 का टाइम था, एक ऐसा टाइम था जहां भारत का इकोनॉमी जो है पूरी तरह से गिर चुका था। वजह क्या था? वजह केवल यही था कि भारत की इकोनॉमी जो है 1991 में वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। तो हम क्या गए, आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ जो देखी कि भारत का गोल्ड जो है कितना, जैसे कि उस टाइम जो भारत का गोल्ड था 48 टन क्या था, ब्रिटेन के अंदर वो रिजर्व था। तो उसके बेस पे क्या मिला, भारत को आईएमएफ की तरफ से एक फाइनेंशियल एड मिला, और उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, भारत अपने इकोनॉमी को क्या करती है, रिवाइव करती है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो एक इमर्जिंग पावर निकला वो कौन निकला, वो अमेरिका निकला। अब देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो है हम क्या करते थे, हम जो है वो करते थे अपने गोल्ड को जमा कर ब्रिटेन के अंदर किया करते थे। अब ब्रिटेन जो है अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेकंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है, उसकी इकोनॉमी तो पूरी तरह से गिर जाती है। तो उनके बाद जो ट्रस्ट होता है सारे कंट्री का, वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि अगर मैं वहाँ गोल्ड रखता हूँ तो मेरा गोल्ड जो सेव नहीं रह पाएगा। मगर अमेरिका के ऊपर जो है वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था, इसीलिए वहाँ ब्रिटेन से सारे गोल्ड निकाल करके वो सब गोल्ड को कहाँ रखा गया, अमेरिका के अंदर रखा गया। वजह क्या था अमेरिका के अंदर गोल्ड रखने का? वजह ये था कि नागासाकी हिरोशिमा पे क्या किया, सबसे पहला जो है एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की वजह से क्या होता है, अमेरिका जो है एक वर्चस्व में आ जाता है। अमेरिका की इकोनॉमी को देखा जाता है कि अमेरिका ही एक कंट्री है जो टेक्नोलॉजिकली क्या एडवांस है। इसीलिए हमें ब्रिटेन से क्या करना चाहिए, अपने अपने गोल्ड को निकाल करके और क्या करना चाहिए, यूएस के पास रिजर्व करना चाहिए। वहीं एक कंट्री है जो क्या कर सकती है, मेरा गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रह सकती है। मगर होता क्या है, साल 1944 में अब क्या होता है, साल 1944 से लेकर 1945 तक हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार दोनों ही खत्म हो जाता है। साल 1919 में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है, और 1945 में हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। मगर 1944 में क्या होता है, जब क्या होता है यूएस के अंदर जो है गोल्ड रिजर्व था, तो यूएस ने सोचा कि ये जो गोल्ड इतने सारे रिजर्व है, कहीं ऐसा ना हो जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखो यूएस कैसा दिमाग लगाया यहाँ पे, कि ये लगाया दिमाग कि जो गोल्ड जितने सारे कंट्री ने मेरे पास क्या किया, जमा किया, चाहे ऐसा ना हो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होगा, जैसे ही वॉर खत्म होगा वो लोग डिमांड कर लेंगे अपना गोल्ड का कि मेरा गोल्ड दो, अपने इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। तो यूएस ने सोचा कि क्या क्यों ने एक कॉन्फ्रेंस रखा जाए और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको चेंज करके कोई और करेंसी सिस्टम लाया जाए। और वही होता है साल 1944 में ब्रिटेन वुड में क्या किया जाता है, कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और डिसाइड ये किया जाता है कि वर्ल्ड लेवल पे एक करेंसी सिस्टम को क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। और वो करेंसी सिस्टम जो होगा वो यूएस डॉलर होगा। और यूएस डॉलर को एक क्या किया गया, एक इंटरनेशनल करेंसी सिस्टम को स्टैंडर्ड माना गया कि यही एक करेंसी होगा यूएस डॉलर, जो कि एक स्टैंडर्ड करेंसी होगा। अब से कोई जो ट्रेड करेगा वो यूएस डॉलर से ही ट्रेड करेगा। मतलब कि ये है जितने सारे जो यूएस के पास जो क्या किया गया था, यूएस डॉलर के पास जो गोल्ड जमा किया गया था, अब यूएस जो क्या करेगी, उसका गोल्ड रिटर्न में, उसके रिटर्न में क्या देगी, केवल यूएस डॉलर देगी। क्या देगी, यूएस डॉलर देगी। अब जो यूएस डॉलर जो है, अब क्या करना है, अब किसी कंट्री से अगर हम क्या करते हैं, आपके पास से हम कंट्री से ट्रेड करते हैं और हम केवल हम यूएस डॉलर से ही क्या करना होगा, ट्रेड करना होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब हम जब क्या करेंगे, किसी कंट्री को किसी भी कंट्री से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, हम $1 से कर रहे हैं, तो डॉलर का डिमांड धीरे धीरे यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि साल 19वीं सेंचुरी आते आते यूएस डॉलर वो क्या करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे वो एक डोमिनेट करने लगती है। क्योंकि अब जितनी सारी कंट्री जो है, अगर फॉरेन कंट्री से क्या करना है, ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, केवल फॉरेन यूएस डॉलर का यूज़ करना होगा। यूएस डॉलर से ही क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे, डॉलर से ट्रेड करेंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यही देखते हैं कि दिन पर दिन क्या हो रहा है, आज के टाइम डॉलर का जो वैल्यू वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसीलिए देखते हैं कि आज के टाइम डॉलर क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। मगर कुछ कंट्री ऐसे थे जो आफ्टर 19वीं सेंचुरी के बाद, मतलब 20वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी के बीच में कुछ कंट्री ऐसे थे जो यूएस डॉलर को एक्सेप्ट करने से क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं अरब नेशन में से कि इजिप्ट हो गया,
सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये कुछ अरब ऐसे नेशन हुए जो क्या के वन बाय वन जो है वो डॉलर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर गए, जिसकी वजह से क्या होता है अमेरिका जो है वो उसकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनकी इकोनॉमी को पूरी तरह से जो क्या करते हैं पूरी तरह से ख़त्म करते हैं, चाहे तो वहाँ तख्ता पलट करवा देते, चाहे तो सरकार चेंज करवा देते हैं। तो ये सब जो है हमको चेंजेस देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, हमें अरब नेशन में देखने को मिलता है। वजह क्या था, क्योंकि जो क्या किया है डॉलर को एक्सेप्ट करने से मना किया, उसने यूएस के द्वारा उसको क्या किया गया, चाहे तो सरकार वो चेंज कर दिया गया, चाहे तो सरकार को चेंज कर दिया गया, चाहे तो वहाँ का इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्योंकि यूएस का डॉलर जो है वो मेन डॉलर है, क्योंकि यूएस नहीं चाहती है कि मेरा डॉलर जो है वो क्या करे, उसका वैल्यू कम हो। यूएस हमेशा चाहती है कि मेरे डॉलर जो है हमेशा उसका वैल्यू बढ़ता रहे, कि यूएस का जो मेन जो है स्ट्रेंथ वो यूएस डॉलर है। अगर जिस दिन यूएस डॉलर का जो स्ट्रेंथ जो है जो वैल्यू वो गिर जाएगा, यूएस का इकोनॉमी गिर जाएगा, कि यूएस का इकोनॉमी का मेन जो स्ट्रेंथ है वो यूएस डॉलर है। इसीलिए हम देखते हैं साल 19 से 20 सेंचुरी में आते हुए क्या हुआ कि 20 सेंचुरी के अंदर कुछ ऐसे कंट्री जो है वो सामने आते हैं, जैसे कि वो कंट्री ब्रिक्स कंट्री होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, आज साउथ अफ्रीका। ये कुछ ऐसे नेशन होते हैं जो सामने आते हैं। किस लिए सामने आते हैं, ताकि यूएस डॉलर को तो यूएस डॉलर का जो मोनोपोली है, यूएस डॉलर का जो वर्चस्व है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। मतलब कि यूएस डॉलर का जो डोमिनेट कर रही है उसको क्या करना है, चैलेंज करना है। चैलेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नेशन जो डेवलपिंग नेशन है वो आते हैं। क्योंकि इससे पहले जो क्या हुआ था, इससे पहले जितनी कंट्री जो क्या कर रहे थे यूएस डॉलर को चैलेंज कर रहे थे, वो कौन सा कंट्री, तो वो सारे कंट्री थे वन बाय वन आ रहे थे। वन बाय वन आने की वजह से क्या हो रहा था, यूएस जो है वो इजीली क्या कर रही थी, उसको चैलेंज करके उसकी इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। मगर हम सब एक साथ कंट्री नहीं आ रहे थे यूएस डॉलर को चैलेंज करने के लिए। मगर हम देखते हैं आफ्टर 20 सेंचुरी के बाद कुछ कंट्री क्या होते हैं, हम लोग सामने में आते हैं यूएस डॉलर को क्या करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हम ब्रिक्स बनाते हैं।